वेलकम टू यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2022 और 2023 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कैटर करें, किस तरह से उनको लिखें, तो हम इसमें ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट। ये 150 वर्ड्स में लिखना है और 10 मार्कर था। ये यूपीपीएससी मेंस जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है, लास्ट ईयर जो हुआ था मेंस 2021, उसमें जीएस 1 का क्वेश्चन है। तो ये जो आपको जो है किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आता है। तो हमारा जो मोटिव है इस सीरीज में वही है, हम यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर करेंगे एंड यूपीएससी के करेंगे। तो यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर करने से आपको ये पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जैसे सेटलमेंट का क्वेश्चन जो है पिछली बार रिपीट हो गया था। यूपीएससी से जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अच्छे मिल जाते हैं और आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है 150 वर्ड्स में लिखना था। तो अगर ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना हुआ तो आप सीधे सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बता दिया आपने, दूसरा सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन है उसके दो पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज ये हो गई एंड फोर्थ चीज जो है कंक्लूजन। अगर ये क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता तो आप क्या करते, यहाँ इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही देते, पहली चीज। दूसरी चीज में आप इसमें प्रॉब्लम्स बता सकते थे कि इंडियन लीडर्स के सामने प्रॉब्लम क्या थी। तीसरी चीज आपकी यही हो जाती, तीसरी एंड चौथी। पांचवा आप बता सकते थे स्टेप टेकन, क्या स्टेप लिए गए इस प्रॉब्लम को, जो आपके सामने इश्यूज आ रहे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए। सिक्स्थ आपका कंक्लूजन हो जाता। तो इस तरह से आप जो है इस आंसर को लिख सकते थे। अगर ये 200 वर्ड्स में दिया होता तो आपको इस तरह से लिखते, और 150 में दिया होता है तो इस तरह से लिखते। बाकी ये जो है मेंस 90 डेज प्रोग्राम है आंसर राइटिंग, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये प्रीलिम्स प्रोग्राम है, 1 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्रीलिम्स कम मेंस, एंड ये प्रीलिम्स ओनली है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड द सोशियो कल्चर प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन। तो ये हमारा 14 सेशन है, तो 13 सेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह से हम अपने आंसर को लिखते हैं। लेआउट जो आपका क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बॉडी दी, फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया। तो चलिए इंट्रोडक्शन से लिखना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब प्रिंसली जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था वो लास्ट क्रूशियल स्टेप था, वॉज द लास्ट क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन था वो हमारा लास्ट स्टेप था कि ड्रीम ऑफ इंडिया को रियलाइज करने में, क्योंकि जब आपका इंडिपेंडेंस हुआ तो कम से कम 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने 48% से ज्यादा एरिया कवर कर लिया था। तो ऐसी इंडिपेंडेंस का क्या फायदा है जहां सब लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स बन रही हैं, कोई इंडिया के साथ रहना चाहता है, कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया हमें चाहिए था, एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए था, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हमें जो है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना था। तो प्रिंसली स्टेट वॉज द वेरी क्रूशियल स्टेप इंडिपेंडेंस के बाद
इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो एट दैट टाइम more than 500 princely states, ये आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, have covered 48% of area of pre-independent India, 48% of the area of the pre-independent India, and constituted 28% of its population. In this regard, to integrate India, efforts was put by Sardar Vallabhbhai Patel, the chief architect of integrated India, and V.K. Menon. तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया. अब हम बोले ना, हम आंसर जो है अपना 200 वर्ड के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि हमें अपना जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट डिस्कस करना है कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, सोशो कल्चर. क्योंकि अगर ये तो क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और सोशो कल्चर आए. क्या पता अगली बार आपका यूपीपीएससी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्टेप्स क्या टेकन लिए थे और इस टाइप से चीज़ें आ जाए. तो हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो जब प्रिंसली स्टेट जब ये मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश मतलब जब हो रही थी, तो हमारे जो प्रॉब्लम क्या थी इंडियन लीडर के पास. तो इंडियन लीडर के पास जो है दो प्रॉब्लम थी. पहली ये कि ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट्स इनटू वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. मतलब जितने आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आपको ट्रांसफॉर्म करना था. दूसरा क्या प्रॉब्लम थी कि इनको जो है एब्जॉर्ब करना था, एब्जॉर्बिंग देम इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स. तो ये प्रॉब्लम थी. तो आपने यहां प्रॉब्लम कैटेगरी दी. अब हम अपना जो है मेन बॉडी की तरफ आते हैं. फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू लिखेंगे. अब फिर उसके बाद सोशल कल्चरल प्रॉब्लम लिखेंगे इन द इंटीग्रेशन. तो मेन बॉडी लिखते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 gave princely states an option. हमारे पास ये चीज़ है कि जो इंटीग्रेशन है उसको करते हुए हमारे पास इश्यूज क्यों इतने आए. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे कि जो हमारे लिए इंटीग्रेशन था वो इतना ज़रूरी क्यों था. तो इतना ज़रूरी इसलिए था और इसको करते हुए हमारे पास क्या इश्यूज आए, फिर हमने क्या इसको मतलब क्या स्टेप्स लिए गए इन इश्यूज को जो है ओवरकम करने के लिए. तो ये हमारा इस तरह से हम अपने आंसर को लिखेंगे. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है गेव प्रिंसली स्टेट एन ऑप्शन टू असीड टू न्यूली बॉर्न डोमिनियन. मतलब ये है कि आप जो या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर आप जो है कंटिन्यू करो एज एन इंडिपेंडेंट
सोवरेन स्टेट। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी कि अगर पाकिस्तान के साथ भी जाते हैं और अपने आप को एज ए इंडियन सोवरेन स्टेट भी अगर डिक्लेयर कर देते हैं, तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, जो इतना इतना लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल की है, तो उसका जो है उसका रिजल्ट जो है वो कुछ खास नहीं रहता। तो इंडिया के लिए जो है इंटीग्रेशन एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ थी। तो ये सिग्निफाई करता है, दिस signifies the importance, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो ही सिग्निफाई करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट टू बी इंटीग्रेट, बट there were certain issues faced by leaders of that time. These are follows. तो ये हमने अपना जो है मेन बॉडी का जो है थोड़ा मेन बॉडी का पार्ट लिखा है हमने कि कैसे हम मेन बॉडी को स्टार्ट करेंगे। कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसने प्रिंसली स्टेट को एक ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया इंटीग्रेट करना। और इसको इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास जो है कुछ इश्यूज हमने फेस करे, वो ये हैं। पहला, देखो मैंने आपको इतनी बार बताया है, हेडिंग हमेशा वही यूज करा करो जो आपके क्वेश्चन में दी हो। इससे एग्जामिनर को अच्छे से पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसे ही बता रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो नेक्स्ट, पीएस का मतलब प्रिंसली स्टेट। आप एग्जाम में ये नहीं लिख पाओगे, मैंने यहाँ ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं लिखोगे, पूरा प्रिंसली स्टेट लिखना है। तो प्रिंसली स्टेट पहला क्या है, टेरी। हमेशा जो पेपर है, मतलब कोशिश करो जो अपना आंसर है, जो हमेशा मेन बॉडी है, उसको हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। पॉइंट से आपका आंसर जो है बहुत कैची होता है और हमेशा वो ज़्यादा ही मार्क्स फैच करता है। क्योंकि आपको अब देखना, अगर यही चीज़ अगर मैं आपको अभी 4-5 पॉइंट्स लिख के दिखाऊंगी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के, अगर आप सोचो कि यही चीज़ आप पता क्या करना है, ये 4-5 पॉइंट्स पहले आपको लिख के दिखाऊंगी और यही चीज़ आप अपने एक रजिस्टर में लिखना और पैराग्राफ फॉर्म में लिख लेना। अब एग्जामिनर को आप दोनों चीज़ों को ऐसे कंपेयर कर लेना कि एक पॉइंट फॉर्म में लिखा है, एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, तो कौन सा जो है रीडेबल है, इजी टू रीड है। एग्जामिनर को क्या है, आपको अच्छा कंटेंट और इजी टू रीड कंटेंट देना है। ये नहीं कि वो पैराग्राफ में ढूंढ रहा है कि टेरिटोरियल कंटिग्यूटी कहाँ है और ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट फॉर्म में जो है चीज़ें लिखा करो तो बहुत ज़्यादा कैची होती है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या है, टेरिटोरियल कंटिग्यूटी और लैक ऑफ इट। टेरिटोरियल कंटिग्यूटी का लैक था, सच एज इन पटियाला जो है वो हो गया आपका कंबाइन इनटू पैप्सू, और जो जम्मू एंड कश्मीर में था उसमें जो है कनेक्टिविटी थ्रेटेंड थी ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ रेलवे एंड रोड पासिंग अंडर पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी ऐसे थ्रेटन थी और टेरिटोरियल कंटिग्यूटी थी पटियाला में, जो पैप्सू के साथ कंबाइंड हो गया था। तो ये पहला आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ये था। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आपके पास क्या था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था कि जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी वो लैप्स हो रही थी।
तो ब्रिटिश पावर थी वो लैप्स हो रही थी, तो जो है अब एक लेकुना ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था। तीसरी चीज क्या हो रही थी, बात आई थी रेजिडुअल पावर की। तीसरा इशू क्या था, रेजिडुअल पावर। जो रूलर्स थे उनका क्या था, उनका ये था कि वो जो सरेंडर करेंगे जो उनको राइट्स मिली थी अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंदर जो राइट्स मिली थी सिर्फ उनको सरेंडर करेंगे, और अपना जितना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उसको रिटेन रखना है। देखो जैसे मैंने ये एरो लगाए हैं, ऐसे लगाए हैं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। आपको सिंपल कैसे लिखना है एग्जाम में कि जैसे ये रेजिडुअल पावर लिखा, आपने रेजिडुअल पावर लिखा, ये बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एरो लगा देते हैं। इट्स नॉट अ गुड वे टू राइट। माने कि बहुत टॉपर्स भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, पर दैट्स नॉट अ गुड वे टू राइट। ऐसे रेजिडुअल पावर लिखो, फिर उसके बाद आप पूरा कंप्लीट करो कि द रूलर्स सरेंडर ओनली द राइट्स एनुमरेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ accession and retain the administrative role as the ruler। तो ऐसे जो डैश वैश आप ये ऐसे लगा के आते हो, दिस इज नॉट अ गुड वे टू राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट अथॉरिटी वर्सेस पॉपुलर विल। मुझे लगता है थर्ड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रूलर्स थे वो जो राइट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंदर मिली थी सिर्फ उनको सरेंडर करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को जो है रिटेन रखना चाहते थे। तो वही जो है प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन लीडर की यही थी, मतलब उस टाइम जो दोज द लीडर विच आर इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कि जो स्टेट है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है एंड उसको ब्रिंग करना है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आप खुद रिटेन रख लोगे तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे बन पाएगा इंडिया। तो अथॉरिटी वर्सेस पॉपुलर विल, तो इसमें क्या था, कि मतलब जो वहां की अथॉरिटी थी और पॉपुलर विल थी, उनके अंदर एक डिवाइडेड ओपिनियन था कि पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस कुछ और चाहते थे, लेकिन वहां की जो अथॉरिटी थी उनकी विल कुछ और थी। जैसे आप जूनागढ़ के अंदर देख सकते हैं, हैदराबाद के अंदर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर देख सकते हैं। तो जूनागढ़ के जो राजा थे वो इंटीग्रेट होना चाहते थे उसमें, आपका पाकिस्तान में हैदराबाद में फोर्सफुली जो है आपको इंटीग्रेट किया गया। तो इस तरह से जो है अथॉरिटी और जो पॉपुलर विल थी वो दोनों अलग अलग थी। ये भी एक इश्यू था, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था, प्रिंसली प्रिविलेजेस का। अब आप राजा हो और फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे अपनी सारी सियासत, आप रियासतें दे दोगे, तो फिर मतलब उसका भी तो आपको डर रहेगा। तो extent of the privileges to be retain कि रिटेन रहेंगी नहीं रहेंगी, एक्सटेंड कहां तक रहेगा, तो ये भी एक कंटेंशन था प्रिंसली प्रिविलेजेस का। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सबसे बड़ा रोल रिलीजियस रोल ऑफ द रूलर है किंग। क्या होता था कि उससे जैसे आपके किंग होते थे तो वहां का जैसे टेम्पल्स हो गए, तो उसके टेम्पल्स को जो है वहां के रूलर और किंग है उसको मैनेज करते थे। लेकिन जब आपका ऐसे आपके साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ले लिया जाएगा, आपको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो आपका जो रिलीजियस रोल है वो भी कहीं ना कहीं आपके इंडिया एज ए यूनियन के पास चला जाएगा। तो जैसे मैनेजमेंट ऑफ द जो पद्मना भास्वामी टेम्पल जो था आपका
भास्वामी टेम्पल त्रिवकोण में, तो उसको त्रिवनकोर के राजा मैनेज करते थे, तो वो भी एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या था, सोशियो कल्चर। नेक्स्ट था आपका सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम इन, आपको मुझे लगता है राइटिंग तो रीडेबल होगी ना, अगर आप राइटिंग रीडेबल ना हो तो आप मुझे बताइएगा, आई विल चेंज माई पेन और मैं दूसरे पेन से लिखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा मतलब ये पेन थोड़ा मुझे, तो अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल चेंज द पेन। Let's try to write with the thinner font, thinner version. How it's going? Let's write. तो सोशल कल्चर प्रॉब्लम क्या था इंटीग्रेशन में? पहला, पीजेंट डिसकंटेंट, peasant discontent. I think this is more fine. This peasant discontent. तो जो peasant का discontent था, जैसे आपने हैदराबाद में देखा, okay, which one is right? You tell me. In next video, I will use that font only, that nib only. तो in हैदराबाद, I think this is more thicker. तो peasant discontent था हैदराबाद में, इन तेलंगाना मूवमेंट में पीजेंट के अंदर डिसकंटेंट था। प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी, एक सोशल डिसकंटेंट था, सोशल डिसकंटेंट था अगेंस्ट रूलर। सोशल डिसकंटेंट था अमंग रूलर एंड कम्युनल डिवाइड। ये कहा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरी चीज क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लिंग्विस्टिक डिवाइड था। लिंग्विस्टिक डिवाइड था कि जैसे कल्चरल डिफरेंस थे, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन तेलुगु स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ हैदराबाद and Urdu speaking and Marathi speaking. Urdu and Marathi speaking. Linguistic divide था। चौथी चीज क्या थी, कम्युनल एंड इकोनॉमिक डिवाइड। कम्युनल डिवाइड तो आपको पता ही है, कम्युनल डिवाइड जम्मू कश्मीर, और इकोनॉमिक डिवाइड जैसे बड़ौदा एंड सौराष्ट्र रीजन। तो यहाँ इकोनॉमिक डिवाइड था। तो ये सारे सोशल कल्चर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इंटीग्रेशन होने में जो है प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम इस आंसर को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे ये 200 मार्क्स का आया हो। तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, सोशियो कल्चर, सोशियो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब क्या है कि कौन से स्टेप्स लिए गए, स्टेप्स कौन से लिए गए इसको इंटीग्रेशन को करने में। ये पेपर ये पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये 200 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू राइट दैट, यू हैव टू राइट व्हाट द स्टेप्स शुड बी टेक, व्हाट द स्टेप्स आर टेकन टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट। अदरवाइज तो देखिए, अदरवाइज ये आप लिखेंगे एंड ये लिखेंगे तो आपका यहीं
जो है आंसर कैटर हो जाएगा। पहला स्टेप मतलब हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, तो नॉर्मली हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको 1 2 3 करके। पहला स्टेप क्या था कि जो माउंटबेटन था एंड कांग्रेस थी, उन्होंने नेगोशिएशन किया प्रिंसली स्टेट के साथ रिगार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस। पहला स्टेप ये लिया गया। दूसरा स्टेप क्या लिया गया कि जो सरदार पटेल थे, उन्होंने मोनार्क से बोला, जितने भी आपके रूलर्स थे उनसे बोला कि आप जो है डिफेंस और कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स जो है वो मतलब इंडिया को दे दीजिए, मतलब यूनियन को दे दीजिए एज ए मैनेज करने के लिए। जो रूलर्स है उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंदर ये जो है, ये सारी जो चीजें थी वो एक्सेप्ट कर ली। हाँ, अब क्या हुआ, हैदराबाद जो है आपका फोर्स से लिया गया, जूनागढ़ में आपका प्लेबिसाइट हुई एंड जम्मू कश्मीर में आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ। तो ये सारी चीज हुई। अच्छा, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है। आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लेबिसाइट क्या होता है और रेफरेंडम क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन। तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वहां से चाहे देख के ही बताएं या याद हो तो बताएं, वो सारी डेफिनेशंस आप मुझे बताएंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, और उन सब की डेफिनेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखो, अब ये बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप बोलेंगे कि एक डायरेक्ट होती है, फिर एक इनडायरेक्ट होती है, हाँ, और फिर डायरेक्ट को आप डिफाइन करेंगे, फिर उसके टाइप्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। जैसे इकोनॉमिक्स में पिछली बार क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो यहां जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बता भी दिया कहां लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जब आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, फर्स्ट आई थिंक सेकंड में लिखा, तो उसमें जब आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे आपको जहां आई थिंक प्रियम्बल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, हाँ, तो आप जो है जब उसमें डेमोक्रेसी पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप वहां ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो आप इसको बता के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तरफा ज्ञान नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान आप मुझे दीजिए, थोड़ा ज्ञान मैं आपको दूं, दोनों तरफा हो तो जब ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। चौथा क्या स्टेप लिया गया कि जो मोनार्क, अब यार किसी से आप बोल रहे हो कि इंटीग्रेट हो जाओ, अपना गद्दी छोड़ दो, सब कुछ हमारे हवाले कर दो, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा ना। ऐसे कौन दे देगा, कौन अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मोनार्क को बोला गया कि आपको जो है टैक्स फ्री, जो आपका प्रीवी पर्सेज है टैक्स फ्री किया जाएगा। आप अपना टाइटल रख सकते हो, माने कि बाद में जो है एक अब ये वाली बात भी बताओ, कौन से आर्टिकल के अंदर जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल है, विच आर्टिकल से अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, ये बताना।
अब देखो, अगर ये सारे आंसर आप बताओगे नहीं ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में कोई मतलब क्या फायदा फिर आप कि यहाँ से मैं बोलते रहूं और आप उधर से कोई रिस्पॉन्ड ना करो। तो टाइटल बताएंगे, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, बाद में अबॉलिश हो गया था, तो अबॉलिशन ऑफ द टाइटल जो है शुरू में चॉकलेट दे दी कि ऐसा ऐसा होगा, फिर बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाके सारी चीजें जो है सारी चीजें अबॉलिशन ऑफ टाइटल वाइटल सब छीन लिया गया। तो राइट टू कीप देयर टाइटल एंड पैलेसेस इन एक्सचेंज। अच्छा, अब बात आई, देखो मेन बॉडी तो आपने लिख दी, अब बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड करना है आपको अपना, ओवरऑल विद स्किलफुल डिप्लोमेसी, परसुएशन, कहीं परसुएशन, कहीं परसुएड किया गया, कहीं फोर्सफुली काम किया गया, कहीं लोगों से जो है लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, तो इन सारी चीजों से जो है इंट्रीगेट हुआ है। तो ओवरऑल विद स्किलफुल डिप्लोमेसी, परसुएशन एंड टाइमली यूज ऑफ फोर्सेस, timely use of forces, India was able to integrate all princely state in its territory within a few years of independence. The integration of Indian princely state, the integration of the Indian princely state is a mark of एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमैन। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो मैं ये आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, आप एग्जाम में ऐसा गलती बिल्कुल मत करके आना। आप जो है मतलब अब ये लिखो ना कि घर पे भी मैं लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, एग्जाम में तो हो जाएगा। तो कभी कभी वही आदत रह जाती है और हम इस टाइप से जो है लिख ही आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमैनशिप, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा है ना मैंने इतना सुंदर सा, सारे शब्द खाली है इसमें, तो ऐसा आपको नहीं करके आना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमैनशिप एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन of a diverse people with diverse aspiration. The integration brings a sense of unity among various states, which is ever strong after all these years since independence. कंक्लूजन क्या है कि ओवरऑल एक स्किलफुल डिप्लोमेसी, परसुएशन और टाइमली यूज ऑफ फोर्स के साथ इंडिया ने जो है इंटीग्रेट कर पाई सारे प्रिंसली स्टेट को अपनी टेरिटरी के अंदर विद इन अ फ्यू ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। जो इंटीग्रेशन है ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट मार्क करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमैनशिप एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ अ डाइवर्स पीपल विद डाइवर्स एस्पिरेशन।
मतलब एक स्टेटमेंटशिप थी। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जो उनकी स्टेटमेंटशिप देख लो, और दो हमारे जो लीडर्स थे उनकी स्टेटमेंटशिप, और जो हमारी सोशल कल्चर इंटीग्रेशन था ऑफ द डाइवर्स पीपल विद डाइवर्स एस्पिरेशन, तो इसने जो है इंटीग्रेशन को जो है सक्सेसफुल किया। जो इंटीग्रेशन है वो ब्रिंग्स है अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग वेरियस स्टेट। इंटीग्रेशन ने एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो स्टेट के अंदर लाई, क्योंकि पहले क्या था कि ये था कि हम जो है अभी भी जो है हमारी इंडिया के अंदर रीजनलिज्म है, लेकिन वो इस तरह का रीजनलिज्म नहीं है जो बिफोर इंडिपेंडेंस था प्रिंसली स्टेट के अंदर। प्रिंसली स्टेट के अंदर की मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर है हमारा, वही हमारा सब करता धरता है। अभी आप कितना भी आप स्टेट में हो, कितना भी उसके चीफ मिनिस्टर, बट यू ऑलवेज बिलो द यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप हमेशा जो है जो इन यूनियन ऑफ स्टेट है उसके नीचे ही रहोगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट में क्या था, दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उनका सब कुछ अपना था। तो इंटीग्रेशन ने जो है एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है लोगों के अंदर लाई, कि अब जो है सब लोग एक टाइटल के नीचे है, दे आर जो ऑल द पीपल आर अंडर यूनियन ऑफ स्टेट। तो सब लोग एक ही टाइटल के नीचे है, अमंग यूनिट अमंग वेरियस स्टेट विच इज एवर स्ट्रॉन्ग आफ्टर ऑल दिस ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो सबसे ज्यादा एवर स्ट्रॉन्ग आफ्टर ऑल दीज ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये जो है हमने आंसर अपना देखा। बाकी फ्री डेली क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमने अपना आंसर देखा था, हमने 200 वर्ड्स के हिसाब से लिखा है। इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉब्लम्स दिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू दिया, सोशल कल्चर, एंड फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए, फिर कंक्लूड किया इसको। बाकी आप मेंस आंसर राइटिंग जो है बैच उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी प्रीलिम्स कम्स मेंस कोर्स डिटेल है, आप इसको भी देख सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।